हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया जी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था क्या सर, ग्रेडिंग के बारे की चर्चा हमने करी थी नहीं? हाँ जी सर, और इवैल्यूएशन की चर्चा करी थी सर। आज क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? देखिए जी, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यानी कि CBCS। ठीक है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से लास्ट कुछ ईयर से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से पूछे जा रहे हैं, उसके एडवांटेज से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब हम इसके पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं क्या चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। बेसिकली नाम से समझिएगा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, तो ऐसा सिस्टम जिसमें आपकी चॉइस हो और उसी बेस्ड पर आपको क्रेडिट दिया जा सके, दैट इज कॉल्ड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। क्लियर बात समझ में आया? अब सर ये किसके लिए? तो ऑब्वियस सी बात है, हम जब टीचिंग कर रहे हैं, इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, तो उस तरह से CBCS सिस्टम भी टीचिंग रिगार्डिंग ही होगा, नहीं स्टूडेंट के रिगार्डिंग होगा, एजुकेशन के रिगार्डिंग होगा। आइए इसको थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, पढ़िएगा। कह रहा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD, जिसको अब तो चेंज हो गया नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी डन द प्रोसेस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये तो आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है अब, नहीं? हाँ सर, बिल्कुल आ गया। in our country to bring out the reforms in Indian education system, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने के लिए NEP आया है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। बोल रहा है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, पार्टिसिपेटेड मोर एक्टिवली इन डेवलपिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इट्स एग्जीक्यूशन एंड प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन इन आवर कंट्री। तो सर UGC ने तो सपोर्ट किया है NEP को और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया है, किसके लिए? हायर एजुकेशन के कंट्री के लिए, नहीं कंट्री के हायर एजुकेशन के लिए। देखिए नेक्स्ट कह रहा था UGC हैज already done various steps to bring equity, efficiency, academic excellence in the national higher education system। UGC ने बहुत काम किया है किस चीज को लेकर? इक्विटी, एफिशिएंसी और एकेडमिक एक्सेलेंस लाने के लिए नेशनल हायर एजुकेशन सिस्टम में, नहीं? हाँ जी सर। तो कह रहा था इंपॉर्टेंट वंस इंक्लूड इनोवेशन and improvement in course curricula, introduction of paradigm shift in learning, teaching pedagogy, examination as an education system। अब देखिए इंपॉर्टेंस जिसमें से क्या क्या इंक्लूड किया? इनोवेशन और इंप्रूवमेंट किसमें? कोर्स करिकुलम में, इंट्रोडक्शन पैराडाइम के लेके आया, शिफ्ट इन लर्निंग लेके आया, है ना, टीचिंग पेडागोगी में चेंजेस, एग्जामिनेशन एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस, ये सारा UGC ने किया है। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है द एजुकेशन enormously significant role in building of a nation। तो एजुकेशन प्लेस, तो भाई एजुकेशन का तो रोल है ही, बिना एजुकेशन की कोई भी कंट्री पॉसिबल ही नहीं है कि उसका नींव रखी जा सके। बिल्कुल सही। तो कह रहा देयर आर क्वाइट अ लार्ज नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन engaged in imparting education in our country। बोला कुछ लार्ज नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जो एंगेज किसके लिए हैं? एजुकेशन देने के लिए, इम्पार्टिंग एजुकेशन के लिए, नहीं? कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ देम हैव एंटर्ड रिसेंटली इनटू सेमेस्टर सिस्टम टू मैच विद द इंटरनेशनल एजुकेशन पैटर्न। अब देखिए इंटरनेशनल एजुकेशन पैटर्न, पहले हम लोग का क्या होता था? पहले ईयरली एग्जाम्स होते थे, नहीं हर साल एग्जाम होगा, लेकिन अभी कुछ दिन पहले NEP के आने पे से पहले हम लोग इंटर किस में किए हैं सर? इंटर किए हैं हम लोग सेमेस्टर सिस्टम में, नहीं? हर 6 मंथ में 4 मंथ में अपना अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस आप सेमेस्टर इंप्रूव कर सकते हैं, सेमेस्टर के तहत आगे बढ़ सकते हैं। कह रहा है however our present education system produce young minds lacking knowledge। देखिए अब जो हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है वो यंग माइंड में क्या करता है? लैक करता है नॉलेज, कॉन्फिडेंस, ये सब चीज नहीं है, वैल्यूज और स्किल्स की बहुत कमी है। कह रहा है इट कुड बी द बिकॉज ऑफ कंप्लीट लैक ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट इन कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम। चूंकि इसका कमी था स्किल का, एम्प्लॉयमेंट का, एजुकेशन का, ये लोग का रिलेशनशिप मैच नहीं करा पा रहे थे एक दूसरे से, तो इसी वजह से किस वजह से? कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम की वजह से। सो द प्रेजेंट अलार्मिंग सिचुएशन नेसेसिटीज ट्रांसफॉर्मिंग एंड रीडिजाइनिंग द एजुकेशन सिस्टम नॉट ओनली बाय इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशन एंड बट डेवलपिंग द लर्नर सेंट्रिक अप्रोच इन द एंटायर एजुकेशन डिलीवरी मैकेनिज्म एंड ग्लोबली फॉलोड इवैल्यूएशन सिस्टम एज वेल। बोल रहा भाई साहब ऐसा है कि अभी की जो जरूरत है,
अभी की जो नीड है वो उस बेसिस पर ट्रांसफॉर्म किया गया और रीडिजाइन किया गया, एक कुछ नए, ना कि सिर्फ इनोवेशन बट लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच को अपनाया गया। लर्नर सेंट्रिक अप्रोच क्या हुआ, जहां लर्नर की वैल्यू ज्यादा है, नहीं उनकी उसको केंद्रित करते हुए अप्रोच अपनाया गया कि जो लर्नर की जरूरत है, जिस चीज में वो फोकस करते हैं, उसी बेसिस पर काम किया जा सके। क्लियर है? हाँ जी सर। अब नेक्स्ट चलें, देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैव बीन फॉलोइंग मार्क्स और परसेंटेज बेस्ड इवैल्यूएशन system which obstruct the flexibility for the students to study the subjects and course of their choice and their mobility to different institutions। तो क्या बोला, मेजॉरिटी ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस थे वो मार्क्स और परसेंटेज बेस्ड एजुकेशन फॉलो कर रहे थे अभी तक, जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था जिसमें, लेकिन अब क्या उसको मोबिलिटी करने की जरूरत आ गई कि भाई साहब जैसा एजुकेशन, जैसी चॉइस, उस हिसाब पर उसको क्रेडिट दिया न जाना चाहिए। वही बोल रहा है कि देयर इज अ नीड टू अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन एजुकेशन सिस्टम। अब जरूरत क्या है, एजुकेशन सिस्टम में फ्लेक्सिबल होने की, फ्लेक्सिबिलिटी लाने की, so that the student depending upon their interest and aims can choose interdisciplinary and skill based कोर्सेज। सो बोल रहा भाई साहब जब आपका एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी आएगा कोर्सेज में, तो स्टूडेंट अपने हिसाब से इंटरडिसिप्लिनरी, इंट्राडिसिप्लिनरी और स्किल बेस्ड कोर्सेज का चुनाव कर सकेंगे और उस हिसाब पर उनकी रैंकिंग दी जाएगी। कह रहा है दिस कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीएस एंड इंटरनेशनली एक्नॉलेज सिस्टम इज एडॉप्टेड। बोला ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब आप सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को अडॉप्ट करोगे, जो एक इंटरनेशनल लेवल पे जिसको एक्नॉलेज किया गया, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट किया गया है। तो क्या बोल रहा था, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम नॉट ओनली ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज एंड एवेन्यूज टू लर्न कोर सब्जेक्ट्स बट आल्सो एक्सप्लोरिंग एडिशनल एवेन्यूज ऑफ लर्निंग बियॉन्ड द कोर सब्जेक्ट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिएगा जो बोल रहा है सीबीसीएस सिर्फ कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं करता, बोलता है ऐसा नहीं कि आप अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो तो सिर्फ मैथ्स पे फोकस करो, अगर आपको फिजिक्स में भी इंटरेस्ट है तो जाके फिजिक्स भी ले लो। जैसे कॉमर्स के बंदे जो साइंस कभी नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन सीबीसीएस के पैटर्न के हिसाब से आप कॉमर्स का अकाउंट्स पसंद करते हो तो उसको ले लो, और अगर आप जाके साइंस के फिजिक्स पसंद करते हो तो उसके साथ उसकी भी पढ़ाई कर सकते हो। तो ऐसा ही इन्होंने बात करी। बोला द सीबीएसईएस विच अनडाउटेडली फैसिलिटेटेड अस benchmark our courses with the best international academic practices and the CBCS has more advantage than disadvantage। देखिए सीबीसीएस का ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज, देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज, लाभ और हानि दोनों का होता है, तो किसी भी चीज का लाभ और हानि होता है, लेकिन लाभ अगर ज्यादा हो तो हमें उस सिस्टम को अडॉप्ट जरूर करना चाहिए। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। एडवांटेजेस ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, भाई साहब लगा लेना भी इतना नहीं, जितना भी है लगा लो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत बार आया और डायरेक्टली पूछ दिया गया है। इससे 3-4 ऑप्शन पूछ दिया गया, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दिया गया, बोला इसमें क्या क्या एडवांटेज आप बताओ। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का एडवांटेज पहला, शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन। ये तो बात है, स्टूडेंट सेंट्रिक पे फोकस किया गया कि जो स्टूडेंट होंगे वही सेंटर होंगे, उन्हीं के फायदे की बात करी जाएगी। फायदे की बात मतलब स्टूडेंट सेंट्रिक, मतलब स्टूडेंट का जहां इवैल्यूएशन हो, स्टूडेंट अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके। नहीं, हाँ जी सर कह रहा है। अब टीचर सेंट्रिक मतलब टीचर ध्यान देता था, स्टूडेंट सेंट्रिक मतलब इनोवेटिव अप्रोच को ध्यान दिया जाए, जिसमें स्टूडेंट की इच्छा हो उसको वो काम कराया जाए। अब दूसरा देखिएगा, कह रहा स्टूडेंट में अंडरटेक एज मेनी क्रेडिट्स एज दे कैन कोप विद। बोला वैसे स्टूडेंट को इतना वो जितना क्रेडिट वो चाहे उतना ले सकते हैं अपने अलग अलग नॉलेज के अनुसार भी। देखिए क्या बोल रहा है, विदाउट रिपीटिंग ऑल कोर्सेज इन अ गिवन सेमेस्टर इफ दे फेल इन वन और मोर कोर्सेज। अच्छा ये बोल रहा है भाई साहब ऐसा है कि अगर आप 5-7 सब्जेक्ट्स, मतलब एक सेमेस्टर में अगर आप 5 सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं और किसी एक में फेल हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको 5 एग्जाम देने की जरूरत है, एक से भी काम चल जाएगा, जिसमें फेल हुए बस वही एग्जाम दीजिए। कह रहा है सीबीसीएस अलाउज स्टूडेंट टू चूज इंटरडिसिप्लिनरी, interdisciplinary courses, skill oriented papers, even from more other disciplines according to their learning needs, interest and aptitude and more flexibility for students। बोला भाई साहब
सीबीसीएस अलाउ क्या कर रहा है कि आप इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स भी लो, इंट्रा भी लो और स्किल बेस्ड भी काम करो, जैसी आपकी इच्छा, जिसमें आपका मन, वो सारा चीज ले लो। थर्ड एडवांटेज। फोर्थ क्या बोल रहा है, सीबीसीएस मेक्स एजुकेशन ब्रॉड बेस्ड एट पार विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड। सीबीसीएस किस क्या एजुकेशन को बना रहा है, ब्रॉड बेस्ड बना रहा है, ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच करते। कह रहा है वन कैन टेक क्रेडिट्स बाय कंबाइनिंग यूनिक कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल फिजिक्स विद इकोनॉमिक्स, माइक्रोबायोलॉजी विद केमिस्ट्री और एनवायरमेंट साइंस इट इज। बोल रहा भाई साहब ऐसा है यूनिक कॉम्बिनेशन बना के भी आप पढ़ाई कर सकते हो। लास्ट में देखिए क्या एडवांटेज की बात करी गई है, सीबीसीएस ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्टूडेंट्स टू स्टडी एट डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस टू कंप्लीट वन कोर्स इज मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, क्रेडिट अर्न एट वन इंस्टीट्यूशन कैन बी ट्रांसफर। देखिए क्रेडिट जो आपको अब जो क्रेडिट मिलेगा उसको ट्रांसफर भी किया जा सकता है अदर इंस्टीट्यूशन में। ऐसा है कि जैसे मान लें बीकॉम से आपने सेमेस्टर 4 में आपने एक परसेंटेज लाया, अब ये मार्क्स आपके किसी अदर इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ना चाह रहे हो तो वो भी वहां वैल्यू रहेगा, समझ रहे हो? जी सर बिल्कुल। तो सीबीसीएस क्या है, आपको अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग इंस्टीट्यूशन को एक कोर्स कंप्लीट करने का मौका देता है। ऐसा ही है कि बीकॉम सेमेस्टर 1 कर लो यहाँ, सेमेस्टर 2 कहीं और, सेमेस्टर 3 कहीं और, ऐसा आप कर सकते हो। इसका डिसएडवांटेज क्या है, कह रहा है डिफिकल्ट टू एस्टिमेट एग्जैक्ट मार्क्स। क्या जरूरत है मार्क्स की, वर्कलोड ऑफ टीचर्स में फ्लक्चुएट, हाँ ये भी हो सकता है। और तीसरा डिमांड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर और डिसएस्टिमेशन ऑफ एजुकेशन। तो डिमांड किसके लिए, गुड अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और डिसएस्टिमेशन की बात करता है। और उसके बाद देख लीजिए उसके बाद क्या है, आउटलाइन ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ध्यान दीजिएगा ये आउटलाइन से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पूछ देगा कि आउटलाइन में कितने कोर्सेज हैं जो कोर हैं, कितने इलेक्टिव हैं, कितने स्किल बेस्ड कोर्स हैं, ऐसे एक सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर पेपर में, मैं इसलिए बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आउटलाइन क्या है सर, एक तो कोर का कोर्सेस है जो बेसिक है, तो कोर कोर्स में क्या जो कंपलसरी पढ़ा जाना है वही वाला है, नहीं, हाँ जी सर। अब क्या बोल रहा है, दूसरा है इलेक्टिव कोर्सेस। इलेक्टिव कोर्सेस क्या हो गया, इलेक्टिव कोर्सेज में 3 कोर्स आया गया, देखिए ध्यान दीजिएगा, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज, डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट कोर्सेज, और तीसरा है जी जेनरिक इलेक्टिव कोर्स। ठीक है, एक एक करके थोड़ा थोड़ा देखिएगा, वैसे कोई खास है नहीं, बस आप इसी को याद रखिएगा कि इलेक्टिव कोर्स कितने तरीके का और कोर कितने के तरीके का, और एबिलिटी इनहेंसमेंट। आप देखिए थर्ड जो कोर्स है वो है एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स, इसको समझिए अच्छे से, ये बहुत जरूरी है। क्या बोल रहा है, बोल रहा था एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्सेस में बी 2 काइंड्स, 2 तरीके का। इस ये पूछा गया कि एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्सेस कितने, मिक्स कर दिया गया और पूछा गया बताओ सीबीसीएस में कौन से कोर्सेस अवेलेबल है। ठीक है, तो 2 तरीके का बोल रहा है, एबिलिटी इनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्सेस AECC और स्किल एनहांसमेंट कोर्सेस, ये 2 कोर्सेस हैं। ठीक है, कह रहा है AECC कोर्सेज आर द कोर्सेज बेस्ड अपॉन द कंटेंट दैट लीड्स नॉलेज एनहांसमेंट। किसकी जरूरत पड़ेगी जी, नॉलेज को एनहांस करने के लिए। और एनवायरमेंटल साइंस, इंग्लिश, MIL, ये सारे क्या हैं इसमें आते हैं। बोल रहा है दीज आर द मैंडेटरी फॉर ऑल डिसिप्लिन। SEC, अब SEC क्या है, तो बोल रहा है SEC कोर्सेज आर वैल्यू बेस्ड और स्किल बेस्ड एंड आर एम्ड एट प्रोवाइडिंग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, कॉम्पिटेंसी एंड स्किल। तो देखिए एक तो एबिलिटी को एनहांस करने के लिए कोर्सेज था जो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज है, और दूसरा है स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, जैसे सिलाई वलाई करते हैं ना तो उसको एनहांस करने के लिए, जैसे आप वो पंप बनाते हैं, वो मिस्त्री जो होता है, वो सब चीज के लिए एनहांसमेंट के लिए, उसके ट्रेनिंग के लिए, नहीं, हाँ जी सर। आइए देखिए एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज क्या बोल रहा है, एनवायरमेंटल साइंस, इंग्लिश, कम्युनिकेशन, MIL, ये सारा। और स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज में बोला था दीज कोर्सेज में बी चोजन फ्रॉम अ पूल ऑफ कोर्सेज डिजाइन टू प्रोवाइड वैल्यू बेस्ड और स्किल बेस्ड नॉलेज। तो स्किल बेस्ड और वैल्यू बेस्ड के लिए यहाँ से चुना जाता है। तो स्किल किसके लिए, जैसे कोई मिस्त्री है, प्लम्बर है ना, प्लम्बर की ट्रेनिंग, टेलरिंग तो उसकी ट्रेनिंग, ये सारा चीज। तो ये क्या था, बेसिकली आपको याद क्या रखना है सर, इसमें हमको जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है CBCS में, इसके एडवांटेज, ये 6 के 6 याद होने चाहिए आपको। ठीक है, ये और इसके जो ये हैं क्या बोलते हैं आउटलाइन है, यानी कि कोर्सेस है CBCS का, ये आपको याद होना ही चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं जी CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। तो सर ये तो हमको पता है CBT क्या होता है, हम तो एग्जाम CBT बोर्ड में ही देते हैं, नेट का नहीं।
हाँ जी सर। तो कह रहा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिंपली रेफर्स टू टेस्ट द असेसमेंट कंडक्टेड थ्रू द यूज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑन कंप्यूटर्स। वैसा टेस्ट जो कंप्यूटर के थ्रू लिया जा रहा है नहीं। हाँ जी सर। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैव एन एबिलिटी टू ऑटोमेट अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टेस्ट मार्किंग मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। क्या एबिलिटी है जी इसके पास कि टाइम कंज्यूमिंग टास्क को इजी मार्किंग और मॉनिटरिंग कर सके। कह रहा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एज अ टेस्ट that can be used in supervised and non-supervised environment can allow student to check their own progress through self assessment। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो आपको अलाउ करता है। आपके पास देख लीजिए आजकल बहुत सारे वेबसाइट निकल गए हैं, आप अपने सिस्टम पे कंप्यूटर पे क्या करते हो, टेस्ट देते रहते हो नहीं। हाँ कह रहा है इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर टेस्टिंग लोअर ऑर्डर स्किल्स knowledge understanding and application। it can also be testing for higher order skills to improve the student analysis synthesis evaluation skills more complex application सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर पे टेस्ट क्या है सर, कुछ नहीं है, एक टेस्ट है जो कंप्यूटर में हम लोग देते हैं जिससे अपनी नॉलेज स्किल्स को हम बढ़ाते हैं। क्लियर है। देखिए क्या बोल रहा है, द यूज ऑफ सीबीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन रिड्यूस मिलिट्री ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन बाय प्रोफेशनल ग्रुप्स एंड प्रमोशनल एग्जामिनेशंस in various stages and categories of life cannot be overstressed in this century। बोला सीबीटी जो एंट्रेंस का यूज किया जा रहा है एजुकेशन में, मिलिट्री ट्रेनिंग में, सर्टिफिकेशन में, है ना, तो वो प्रोफेशनल ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है और प्रमोशनल एग्जामिनेशन के द्वारा भी अलग अलग स्टेजों पे काम किया जा रहा है। ठीक है। हाँ जी सर। अब कह रहा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एज वे टू इंक्रीजली प्रोवाइड अ क्विक मेथड ऑफ मार्किंग सबमिटिव असेसमेंट फॉर द लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या है, क्विक मेथड ऑफ समेटिव असेसमेंट का भी काम करता है। आप देखिएगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात की गई है। तो एडवांटेज ऑफ सीबीटी सर रैपिड टर्न अराउंड ऑन टेस्ट रिजल्ट। हाँ टेस्ट रिजल्ट तुरंत दे देता है। ये ग्रेटर चॉइस ऑफ वेयर एंड व्हेन टू टेस्ट, बिल्कुल सही कि भाई कहाँ और कब करना है, ये आपका डिसीजन है। सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन एंड शेड्यूलिंग, ये भी ठीक है। रिड्यूस्ड मैनुअल प्रोसेस एंड एरर्स सर हाँ है। इंक्रीज्ड टेस्ट सिक्योरिटी, टेस्ट सिक्योरिटी को इंक्रीज करता है, बिल्कुल सही। ऐसे क्या होता था जब हम पेपर में देते थे तो लिख के कभी झाग के कभी इधर ये करके देते थे, लेकिन कंप्यूटर में आप सीधा बैठे रहो, कोई मतलब नहीं है। मोर स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑटोमेटेड प्रोसेस, बिल्कुल सही, कुछ करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, आपको स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस होता है। क्विक अपडेट्स टू टेस्ट कंटेंट, ठीक है जी सर। डिसएडवांटेज क्या, बड़ा इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट लगता है भाई, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ती है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना, अनफैमिलियर मीडियम होता है, बहुत ज्यादा सारे लोग फैमिलियर नहीं होते हैं। डिफिकल्टी इन इंटरप्रेटिंग द कंटेंट, कंटेंट को इंटरप्रेट करने में डिफिकल्टी होती है। लो और नो इंटरेक्शन विद पर्सन, पर्सन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। क्लियर है बात जी सर। अब देखिएगा कुछ कुछ इनोवेशन, कुछ कुछ अलग अलग तरीके के इवैल्यूएशन सिस्टम आए हैं, आइए एक एक करके उसकी चर्चा फटाफट करते चले जाते हैं। नहीं देखिए क्या बोल रहा है, traditionally many teachers have evaluated their students knowledge by the giving examination and papers often only at the middle and the end of the quarter। as a result the professor lecturing to a large introductory class might not recognize until the final exams are finished that a student consistently confused and the essential and closely related आइडियाज। बड़ा ट्रेडिशनल सिस्टम ऐसा था कि भाई साहब टीचर साल भर पढ़ाता था, साल भर पढ़ाने के बाद जब एग्जाम देता था तब टीचर को पता चल पाता था कि ये चीज ये नहीं समझ पाया, या बहुत इस तरह की चीजें होती थी या लेक्चर देने के दौरान। अब क्या है, अब आप इवैल्यूएशन अलग अलग तरीके से कर सकते हो। तो एक तरीका है इवैल्यूएशन सिस्टम का, वो है कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होता है, ग्राफिकल आइडिया होता है, नहीं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। कैसे कि मान लेते कोई कॉन्सेप्ट है, उसका क्या किए, उसका एक कॉन्सेप्ट यहाँ लिखे, इसका ग्राफ यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे ऐसे करके बना दिए, तो वो पिक्चर क्लिक कर जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, कॉन्सेप्ट मैप आर ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टूडेंट्स नॉलेज, स्टूडेंट की नॉलेज का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। हैविंग स्टूडेंट क्रिएट कॉन्सेप्ट मैप्स कैन प्रोवाइड यू विद इंसाइट्स इनटू हाउ दे ऑर्गेनाइज एंड रिप्रेजेंट नॉलेज। थर्ड नंबर बोल रहा है, दिस कैन बी यूजफुल स्ट्रेटजी फॉर असेसिंग बोथ नॉलेज एंड स्टूडेंट्स हैव कमिंग इनटू ए प्रोग्राम और कोर्स एंड दे आर डेवलपिंग नॉलेज ऑफ कोर्स मटेरियल। तो कॉन्सेप्ट मैप्स क्या है, मैपिंग करना अपने माइंड में, नहीं। हाँ जी सर, ये देखिए इसका एक एग्जांपल दिया गया है, ये हो गया कॉन्सेप्ट मैप। क्लियर है बात जी सर।
अब दूसरा है ई पोर्टफोलियो। सर ई पोर्टफोलियो ऐसा जगह जहां पे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने सारे कोर्सेस, इमेजेस, वीडियो, सारे चीज को, तो उसको ई पोर्टफोलियो कहा गया है। देखिए कह रहा है एन ई पोर्टफोलियो इज एन ऑनलाइन स्पेस वेयर द स्टूडेंट कैन स्टोर ऑर्गेनाइज आर्टिफैक्ट्स एंड दे हैव प्रोड्यूस्ड इन अ कोर्स सच एज रिटन असाइनमेंट, इमेजेस, वीडियोस एंड सो ऑन। देख ले ई पोर्टफोलियो क्या हो गया, एक ऑनलाइन स्पेस है जहां स्टूडेंट स्टोर कर सकता है और ऑर्गेनाइज कर सकता है अपने सारे आर्टिफैक्ट्स को, जैसे असाइनमेंट, इमेजेस, वीडियोस एंड सो ऑन। देन दे यूज द ई पोर्टफोलियो टू द रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग एक्सपीरियंस, अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। An e-portfolio requires a student pause and reflect on their learning, often the making explicit connections between the different learning experience। बोल रहा है e-portfolio requires क्या करता है स्टूडेंट को कि भाई पॉज करो और रिफ्लेक्ट फिर देखो अपने लर्निंग का। चलिए कह रहा दिस प्रोसेस डिपेंड्स देयर लर्निंग एंड हैज एडेड बेनिफिट टू द हेल्पिंग देम द chronicle their learning। they can look back on the earlier work in their e-portfolio and readily see how much they will learn and how far they have progressed in the course। बोल रहा है ये प्रोसेस डिपेंड करता है, डिपेंड्स मतलब गहरी बातें करता है कि भाई लर्निंग जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं और कितना लर्निंग हुआ है या कितना लर्निंग बाकी है, इसकी चर्चा इसमें हम लोग देख सकते हैं। अब देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो का चार्ट बना है, क्या बोल रहा है, बोल रहा भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो आर सेलेक्टिव पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क। स्टूडेंट वर्क जो करते हैं उसका क्या है, सेलेक्टिव पर्पसफुल कलेक्शन है। फोकस ऑन स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन ऑन देयर वर्क, ठीक है। प्रोवाइड रिकॉर्ड ऑफ लर्निंग ग्रोथ एंड चेंज, प्रोवाइड मीनिंगफुल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्टूडेंट एबिलिटीज, ये भी सही है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स, पेरेंट, टीचर एंड मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी अबाउट दी व्हाट स्टूडेंट हैव लर्नड आर एबल टू डू, रिप्रेजेंट अ लर्निंग हिस्ट्री। तो आप सबसे बड़ा चीज याद रखिए वो लर्निंग की हिस्ट्री को पूरा रखता है इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो में। अब उसके बाद है जी पॉडकास्ट एंड ब्लॉग। सर पॉडकास्ट एंड ब्लॉग के बारे में हम लोग को पता है कि पॉडकास्ट और ब्लॉग अब तो इतना फेमस हो गया कि भाई इसके थ्रू भी आप इवैल्यूएशन कर सकते हो। देखिए कह रहा है पॉडकास्ट और ब्लॉग इनकरेज student to take their identification, analyze, report diagrams to a real world digital level by creating a visual, verbal or submission that activates and authenticates their learning। This can be done individually or collaboratively। क्लियर बात। तो पॉडकास्ट क्या है, आप देखे होंगे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ बोल कर समझाते हैं और बोल कर इवैल्यूएशन लेते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉडकास्ट। और ब्लॉग तो सर आपको पता ही है कि लिखकर, ये देखिए ये है मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग, ये इसको ध्यान में रखें। ये देखिए ब्लॉगिंग क्या है, पेडागोजी का तरीका है। देखिए रिफ्लेक्ट, रीड, राइट एंड शेयर, ये क्या है मॉडर्न लर्निंग। क्लियर है बात। हाँ जी सर। आइए टॉक शो परफॉर्मेंस। टॉक शो परफॉर्मेंस क्या है, ऑथेंटिक वर्जन ऑफ मोर ट्रेडिशनल क्लासरूम प्रेजेंटेशन है। भाई साहब बात करके पढ़ाना, जैसे नॉर्मली क्लास में लोग पढ़ाते हैं। आइए देखिए कह रहा है टॉक्स ऑफ परफॉर्मेंस इज एन ऑथेंटिक वर्जन ऑफ ट्रेडिशनल इन क्लास प्रेजेंटेशन। इट डायरेक्ट्स स्टूडेंट टू टेक ऑन द एम्बॉडी देयर लर्निंग एज इंटरेक्टिव, लाइव, रिकॉर्ड एंड डिस्कशन। तो ये तीनों तरीके से हो सकता है, डिस्कशन भी, लाइव भी और रिकॉर्ड में भी। क्लियर है बात जी सर। और इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है मिनट पेपर और रूब्रिक्स। क्या होता है सर, पोज 1 or 2 क्वेश्चंस इन विच स्टूडेंट आइडेंटिफाई द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग्स दे हैव लर्नड फ्रॉम अ गिवन क्वेश्चन, डिस्कशन एंड असाइनमेंट। मिनट पेपर क्या होता है देखिए ध्यान समझिए। मोटा भाई साहब जब स्टूडेंट को आप कुछ पढ़ा दिए और उसको 1 या 2 क्वेश्चन आप उससे क्या करिए सिग्निफिकेंटली लिखने के लिए बोल दीजिए या पूछ लीजिए, तो उसको बोलते हैं मिनट पेपर। क्लियर बात। कहता है गिव स्टूडेंट्स 1 or 2 minutes टू राइट अ रिस्पॉन्स और एन इंडेक्स कार्ड paper, collect their responses and look them over quickly. Their answers can help you determine if they successfully identify what you view as most important। समझ में आया बात। वही चीज में बोला कि भाई साहब पूरा क्लास पढ़ाने के बाद 1-2 मिनट या पूछ लीजिए या लिखने के लिए बोल दीजिए, समझ में आ जाएगा कि आपको वो क्या मिला है और उसको कलेक्ट कर लीजिए। असेसमेंट रूब्रिक्स क्या होता है, इसको स्कोरिंग गाइड बोलते हैं। स्कोर करने का तरीका नहीं, अलग अलग लोगों पे अलग अलग दिया जाता है। देखिए रूब्रिक फॉर असेसमेंट also called scoring guide, it is a tool used to interpret grade students on any kind of work against criteria and standards। कह रहा है an assessment rubrics provide the means to increase objectivity in assessment and reduce subjectivity, presents a clear expectation on the assessment and relates it to learning outcomes, ensure क्या consistency, transparency and fairness in the marketing process across courses, instruction for the same assessment type, efficiently grades or marks many assessment for a large group of students,
डिफाइंस क्लियर गाइडलाइंस मोटिवेशन एंड प्रोवाइड मोर ऑब्जेक्टिव डेटा फॉर एनालिटिक्स। ध्यान दीजिएगा, तो असेसमेंट रूब्रिक्स कितना हेल्प करता है ये आप इससे समझिए। आइए ये देखिए, ये है रूब्रिक डिजाइन, क्राइटेरिया 1, 2 एंड 3 देख रहे हो। यहाँ पे 4 लेवल में यस और नो, और 3rd लेवल में मिला यस, दूसरा में यस बट, और 1 में नो। यानी कि ये रूब्रिक्स जो है वो परफॉर्मेंस एनालिसिस को बताता है कि भाई साहब नंबर 1, अगर यहाँ पे ये नंबर 1 नहीं है, नीचे है, सबसे नीचे ग्रेडिंग मिला तो नो। उसके बाद बोला हाँ काम कर लेंगे बट किंतु परंतु नहीं। और ये 3rd जैसे इस पे बोला यस आई विल डू, और बोला एक काम करते हैं ना, काम तो और कुछ बताओ ना। तो ये क्राइटेरिया है नहीं, परफॉर्मेंस का डिस्क्रिप्शन, इसको रूब्रिक डिजाइन कहा जाता है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो देखिए आज की आपकी टीचिंग हो गई खत्म, और इसी के साथ टीचिंग का लेक्चर सारा हो गया है खत्म। लेकिन 2-3 लेक्चर और हम लोग लगाएंगे, वो किसके लिए होगा आपको बता रहा हूँ, वो होगा एडिशनल टॉपिक है जिसमें फिलोसफीज ऑफ टीचिंग। 2-3 लेक्चर और है, 2-3 लेक्चर लगाने के बाद पूरी की पूरी टीचिंग एप्टीट्यूड आपके यूट्यूब चैनल पे रहेगी। कम्युनिकेशन खत्म, टीचिंग खत्म। अब नेक्स्ट करेंगे जी रिसर्च एप्टीट्यूड की शुरुआत। ठीक है, तो अभी 2 वीडियोस के बाद रिसर्च एप्टीट्यूड भी शुरू हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।